नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का पेपर होता है ना, इसके माध्यम से हम परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न हैं उनका अनुमान लगा सकते हैं और इसके माध्यम से हम अपनी तैयारी को एक बेहतर जो है रास्ता दे सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा देने वाले हैं। तो जो लोग परीक्षा देने वाले हैं उन सभी से मेरा जो है अनुरोध है कि ये प्रीवियस ईयर की जितनी भी वीडियो हैं आप उन्हें देख डालिए, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं, जो कई प्रश्न ऐसे होते हैं, 3 से 4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम जो है 27 जनवरी को जो परीक्षा हुई थी 2019 में, उस पहले शिफ्ट में उस पेपर को देखेंगे और ख़ासकर इस जो वीडियो में जो जीएस के प्रश्न हैं उन्हीं को देखा जाएगा और जो हिंदी और मैथ और रीजनिंग का भी है उसका भी हम वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो फिलहाल आप जीएस के लिए ये वीडियो पूरा देखिए। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके से महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, वर्गीज कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष किसके द्वारा नामित किया गया? ऑप्शन ए है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी है गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है वीवी गिरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री द्वारा जो है वर्गीज कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया था। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, वर्गीज कुरियन जो हैं इन्हें भारत के दूध वाले के नाम से जाना जाता है और इसके साथ साथ इन्हें भारत में श्वेत क्रांति का पिता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये वर्गीज कुरियन जी थे। और वहीं देखते हैं, अगर हम भारत में श्वेत क्रांति जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा जो है 1970 में दूध उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था और ये जो श्वेत क्रांति है इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ये उसकी व्याख्या है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 30। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, कुल 25 भाग जो है इस समय संविधान में है। अब थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, मूल रूप से जो भारतीय संविधान में है कुल 22 भाग थे। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि मूल संविधान में कितने भाग हैं संविधान के, तो आपका जवाब 22 होगा। ठीक है, 3 भाग को जो है बढ़ा दिया गया है, तो इस वजह से अब वर्तमान समय में कुल 22 भाग हो गए हैं। ठीक है, देखिए, संविधान को जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और ये जो अपनाया गया था इसे मतलब बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक, तो इसे अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसे लगा था तैयार होने में। तीसरा प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ करवाया था? ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है बलूचिस्तान, ऑप्शन सी है ओड, ऑप्शन डी है कश्मीर। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कश्मीर में। ये जो जहांगीर था ये शालीमार का निर्माण जो है, शालीमार बाग का निर्माण कश्मीर में कराता है। देखिए, अब इसकी व्याख्या है। शालीमार बाग का जो निर्माण इसने करवाया था वो श्रीनगर जो शहर है उसी के पास जो है करवाया था और ये जो जहांगीर ने यह निर्माण करवाया था यह अपनी रानी नूरजहां को खुश करने के लिए इसका निर्माण किया था। शालीमार गार्डन को जो है श्रीनगर का मुकुट भी कहा जाता है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गांधर्व भीमसेन महोत्सव खाली स्थान में आयोजित किया जाता है। आपको बताना है कि ये जो शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गांधर्व भीमसेन महोत्सव है ये कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है मैसूर, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है उदयपुर। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुणे में जो है इसे आयोजित किया जाता है। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। सवाई गांधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे महाराष्ट्र में आयोजित एक वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह है। ठीक है, भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह है। इसकी शुरुआत भीमसेन जोशी ने 1953 में की थी। इस त्यौहार को पहले सवाई गांधर्व संगीत समारोह के रूप में जाना जाता था। ठीक, इस योजना में भारत के सभी क्षेत्रों के गायक, नर्तक और संगीतकार शामिल होते हैं इस समारोह में। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना
सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? ऑप्शन ए है बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी है इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन डी है यूको बैंक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इलाहाबाद बैंक जो है भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है। देखिए, इलाहाबाद बैंक जो है यह भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1865 में इलाहाबाद में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वह भारत के कोलकाता में इसका मुख्यालय है। इलाहाबाद बैंक के नाम से आप ये ना समझ लीजिएगा कि इलाहाबाद का मुख्यालय इलाहाबाद में ही होगा, इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में है। ठीक है। छठा प्रश्न है, वैदिक सभ्यता खाली स्थान नदी के किनारे विकसित हुई, अर्थात वैदिक सभ्यता जो है किस नदी के किनारे विकसित हुई, यह प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है कृष्णा, ऑप्शन डी है सरस्वती। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सरस्वती। ठीक है, वैदिक सभ्यता जो है सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई है। देखिए, भारत की वैदिक सभ्यता और संस्कृति सरस्वती नदी के तट पर फली फूली। वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछता है। सरस्वती नदी पौराणिक हिंदू ग्रंथों और ऋग्वेद में वर्णित मुख्य नदियों में से एक है। सातवां प्रश्न है, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी, अर्थात ये जो सम्मेलन हुआ था इसमें जो है कौन सा जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना था। ऑप्शन ए है विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, इसे शॉर्ट में यूनिसेफ कहते हैं, ऑप्शन सी है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जो है IMF के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब देखिए इसकी व्याख्या देख लें। जो IMF है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी जो कल्पना जो है जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में किया गया। ठीक है, IMF को जो है औपचारिक रूप से 27 दिसंबर 1945 को बनाया गया। विश्व बैंक द्वारा सदस्य राष्ट्र स्वतः ही IMF का सदस्य बन जाता है, अर्थात जो विश्व बैंक का सदस्य है वह IMF का सदस्य स्वतः बन जाता है। ठीक है, IMF एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखता है। आठवां प्रश्न है, भारत की पहली इंजन रही ट्रेन 18 को खालिस्तान इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया था, अर्थात किस कोच फैक्ट्री द्वारा इसे बनाया गया। ऑप्शन ए है चितरंजन, ऑप्शन बी है पटियाला, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है कपूरथला। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, चेन्नई के द्वारा जो है इसे बनाया गया था। देखिए इसे जो ट्रेन 80 को बनाया गया, इसे मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाया गया। इसकी जो गति क्षमता है वह 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आगे देखते हैं 9वां प्रश्न। भारत ने नवंबर 2018 में किस देश के साथ 2 गुप्त युद्ध पोत का निर्माण के लिए $500 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी है जापान। तो देखिए ये जो प्रश्न है वह करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये प्रश्न तो अब दोबारा रिपीट नहीं होगा, लेकिन इसी तरीके का प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। तो जो करंट अफेयर में आप पढ़ रहे हैं तो इस टाइप के प्रश्न को आप जरूर देखें। ठीक, इसका सही उत्तर था खैर रूस। 10वां प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किसके पास स्थित है। ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन डी है चंडीगढ़। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए हैदराबाद। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है, इसके अंदर जो है भारतीय पुलिस सेवा जो IPS लोग होते हैं ना, उनकी जो है ट्रेनिंग कराई जाती है। IPS कैडेट कोर को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। अकादमी की स्थापना जो है 15 सितंबर 1948 को माउंट आबू राजस्थान में सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के रूप में की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना राजस्थान में की गई थी, माउंट आबू में। फिलहाल अब जो है ये हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नाम से स्थापित कर दी गई है। 11वां प्रश्न है, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग हुई थी। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है पंजाब। तो देखिए ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों वो करंट का क्वेश्चन है और इसी तरीके से आप करंट के क्वेश्चन जो है तैयार करेंगे।
12वां प्रश्न है, महाधमनी खाली स्थान के शीर्ष पर शुरू होती है, अर्थात महाधमनी जो है किसके शीर्ष पे शुरू होती है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दायां निलय, ऑप्शन बी है बायां निलय, ऑप्शन सी है दायां अलिंद, ऑप्शन डी है बायां अलिंद। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, बायां निलय। ठीक है, जो महाधमनी है वो बायां निलय के शीर्ष से शुरू होती है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महाधमनी हृदय के बायां निलय से शुरू होती है, एक वृत्ताखंड बनाती है, फिर पेट के नीचे तक फैल जाती है। महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। महाधमनी जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। महाधमनी सभी धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है पहुंचाती है। ऑक्सीजन युक्त रक्त मतलब जो है शुद्ध रक्त पहुंचाती है। ठीक। 13वां प्रश्न है, गैल्वेनाइजिंग का अर्थ है स्टील को खाली स्थान की पतली परत से ढकना। किसकी पतली परत से ढकना है? ठीक है, ऑप्शन ए है क्रोमियम, ऑप्शन बी है जस्ते, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम, ऑप्शन डी है निकेल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन बी, जस्ते से। ठीक है, गैल्वेनाइजिंग के अंतर्गत जो है स्टील को जो है जस्ते से ढका जाता है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गैल्वेनाइजेशन स्टील या लोहे पर एक सुरक्षात्मक आवरण जो है जस्ते की कोटिंग की जाती है। ठीक है, जिससे जो है लोहे या फिर जो है स्टील में जो है जंग ना लगे, मतलब जंग से बचाने के लिए जो है जस्ते को जिंक भी कहा जाता है। ठीक, तो इसकी कोटिंग की जाती है जिससे जो है ये जंग से बचा रहे। 14वां प्रश्न है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अभी तक आपको अच्छी लग रही है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक जो है शेयर ज़रूर कर दें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, और अगर कोई भी जो है प्रश्न आपको हमसे पूछना है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर आगे चलते हैं। देखिए 14वें प्रश्न में पूछा है, C60 एक अणु है जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं जिन्हें खाली स्थान के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। किस रूप में व्यवस्थित किया जाता है? ऑप्शन ए है 15 पेंटागन और 18 हेक्सागन के रूप में, ऑप्शन बी है 18 पेंटागन और 15 हेक्सागन के रूप में, ऑप्शन सी है 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन के रूप में, ऑप्शन डी है 20 पेंटागन और 12 हेक्सागन के रूप में। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन के रूप में जो है ये कार्बन 60 को जो है ये व्यवस्थित किया जाता है। अब देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कार्बन 60 जो अणु की खोज हुई थी वह 1885 में हैरोल्ड क्रेटो, रॉबर्ट कार्ल और जो है रिचर्ड स्मेल द्वारा की गई थी। इस प्रयोग के लिए इन्हें जो है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 1996 में ये तीनों वैज्ञानिक हैं, इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, कार्बन 60 को जो है बंकमिंस्टर फुलरीन के नाम से भी जाना जाता है। ये थे इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट। 15वां प्रश्न है, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले कठोर कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह है। ऑप्शन ए है पिट, ऑप्शन बी है लिग्नाइट, ऑप्शन सी है बिटुमिनस, ऑप्शन डी है एंथ्रासाइट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, जो एंथ्रासाइट है इसमें जो है 80% से 95% तक कार्बन पाया जाता है। अब देखिए कुछ व्याख्या देख लेते हैं। जो कोयला होता है वह मुख्यतः 3 प्रकार में का होता है। ठीक है, मतलब कोयले को 3 प्रकार होते हैं, उसके अंदर जो कार्बन होता है उसके आधार पे जो है 3 तरीके के होते हैं। एक होता है एंथ्रेसाइट, एक होता है बिटुमिनस और एक होता है लिग्नाइट। ठीक है, जो एंथ्रेसाइट होता है वह सबसे अच्छी मतलब क्वालिटी का कोयला होता है, क्योंकि इसमें जो कार्बन का प्रतिशत होता है, कार्बन की मात्रा वह 94 से 98% तक इसमें कार्बन पाया जाता है। और जिस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होती है वह कोयला जो है गर्मी भी बहुत अधिक देता है। ठीक है, जो बिटुमिनस कोयला है उसमें 78 से 86% तक कार्बन पाया जाता है। ठीक है, और ये जो बिटुमिनस है इस कोयला जो है ये भूरे रंग का होता है या काले या भूरे रंग का होता है। वहीं लिग्नाइट जो कोयला होता है इसमें 28 से 30% मतलब सबसे कम जो है कार्बन पाया जाता है और इसका जो रंग होता है वह भूरा होता है। ठीक है, ये था जो है कोयले के प्रकार और उसके कैरेक्टर के बारे में, जो आपके लिए पूरा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे देख लीजिएगा। 16वां प्रश्न है, खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित में से सभी संघनन बहुलक हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है पॉलीएस्टर, ऑप्शन बी है पॉलीप्रोपिलीन, ऑप्शन सी है पॉलीमाइड, ऑप्शन डी है पॉलीकार्बोनेट। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, पॉलीप्रोपिलीन के अलावा जो है जितने भी
हैं सभी संघनन बहुलक हैं। ठीक है, मतलब जो पॉलीप्रोपिलीन है बस यही है जो संघनन बहुलक नहीं, बाकी ये जो तीनों हैं, ठीक, बाकी ये तीनों जो हैं ये संघनन बहुलक हैं। देखिए पॉलीप्रोपिलीन एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। ठीक है, अर्थात ये संघनन बहुलक नहीं है लेकिन ये थर्मोप्लास्टिक बहुलक है, और यह प्रोपेन से उत्पादित एक कठिन और क्रिस्टलीय थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, यह अतिरिक्त बहुलक का उदाहरण है, संघनन बहुलक का उदाहरण नहीं है। 17वां प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक संस्था कानपुर ने खाली स्थान में एक कार्यालय स्थापित किया है जिसमें पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्था के विदेशी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। ऑप्शन ए है दुबई, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। देखिए दोस्तों, ये भी जो है करंट का क्वेश्चन आपका है, और इसी तरीके से आप जो है करंट के क्वेश्चन तैयार करेंगे। ठीक है, 18वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की भर्ती के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुलिस उम्मीदवारों को दौड़ना आवश्यक है, मतलब कितने किलोमीटर कितने मिनट में दौड़ना है, आपको इस प्रश्न में वही बताना है जो कि आपको रटा होगा। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन ए है 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। ठीक है, देखिए कुछ लोग कहते हैं 25 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है, तो 25 किलो में 5 किलोमीटर नहीं, 4.8 किलोमीटर ही दौड़ना होता है। वो तो व्यवहार की बात होती है, वो 5-5.5 किलोमीटर भी दौड़ा देते हैं। ये उसकी व्याख्या है, देख लीजिएगा। 19वां प्रश्न है, 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे शपथ ली थी। ठीक, यहाँ 4 ऑप्शन है, ये भी जो है प्रश्न करंट का क्वेश्चन है। आपको एक प्रश्न बताना है कि वर्तमान में जो राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उन्होंने जो है कब शपथ ली थी। ठीक है, कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। ये करंट का क्वेश्चन, तो इसकी व्याख्या कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, ये देख सकते हैं आप, अनुच्छेद 153 के अनुसार जो है देश के प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा, ये आपका पॉलिटी से संबंधित है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की जो पहली राज्यपाल थी वो सरोजनी नायडू जी थी। ठीक, और अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। और जो श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं, 19 जुलाई 2019 को 25वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। आपसे जो मैंने प्रश्न पूछा उसका उत्तर भी जो है इसे मैंने दे दिया। ठीक, 20वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, अर्थात उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है फतेहपुर, ऑप्शन बी है मुजफ्फरनगर, ऑप्शन सी है मिर्ज़ापुर, ऑप्शन डी है मुरादाबाद। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर आपका जो है ऑप्शन डी है मुरादाबाद। मुझे मुजफ्फरपुर कन्फ्यूज हो गया था। ठीक है, तो मुरादाबाद इसका जो है सही उत्तर है। मुरादाबाद को पीतल की नगरी कहा जाता है। अब कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ जो है पीतल के हस्तशिल्प के लिए यह दुनिया भर में प्रसिद्ध है मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के एक शहर है जो रामगंगा नदी के तट पर बसा है, अर्थात मुरादाबाद जो है रामगंगा नदी के तट पर बसा है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछ लेता है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है। 21वां प्रश्न है, 1658 में बहादुरपुर की लड़ाई में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते खालिस्तान ने हराया। ठीक है, बहादुरपुर की लड़ाई में जो है शाहजहां के दूसरे बेटे मतलब शाह शुजा को किसने हराया था, यही आपको बताना है। ऑप्शन ए है मुराद बख्श, ऑप्शन बी है सुलेमान सिको, ऑप्शन सी है आलम शाह, ऑप्शन डी है बहादुर शाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुलेमान सिको जो है यह दारा सिको का पुत्र था। ठीक है, इसी ने जो है शाह शुजा को जो है हराया था बहादुर शाह की लड़ाई में। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए सुलेमान सिको जो है दारा सिको का पुत्र है। ठीक है, बहादुरपुर की लड़ाई जो हुई थी वह 24 फरवरी 1658 को लड़ी गई थी। यह युद्ध भारत के मुगल सम्राट शाहजहां के बेटों के बीच उत्तराधिकार जो है तय करने के लिए लड़ी गई थी। शाहजहां के 4 पुत्र थे। पहला था दारा सिको। ठीक है, दारा सिको का ही लड़का था सुलेमान सिको। ठीक, सुलेमान सिको दारा सिको का ही लड़का था। और जो शाहजहां के पुत्र थे उसमें दारा सिको एक था शाह शुजा, एक था औरंगजेब और एक था मुराद बख्श। ठीक, तो ये 4 पुत्र जो है शाहजहां के थे और आपस में लड़ते हैं उत्तराधिकारी के लिए। 22वां प्रश्न है, फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षों से खालिस्तान का उत्पादन कर रहा है, अर्थात फिरोजाबाद किसके लिए जो है प्रसिद्ध है, किसका उत्पादन करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, कांच की चूड़ियों का जो है फिरोजाबाद उत्पादन करता है। अब इसके बाद और भी देख लेते हैं। ये जो चिकनकारी का काम होता है उसके लिए लखनऊ फेमस है,
और जरदोजी कला के लिए जो है लखनऊ और आगरा, ये दोनों शहर जो है प्रसिद्ध हैं। और तालों के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है। और ये परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश विशेष आप पढ़ रहे हो तो इस पर खासकर ध्यान दीजिएगा, और ये हमेशा पूछेगा, इस बार भी पूछेगा, 100% 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा इससे। 23वां प्रश्न है, कौन सा कथक घराना नृत्य रूप के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है बनारस, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है बरेली। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी लखनऊ। जो लखनऊ घराना है ना, यह जो है नृत्य के आध्यात्मिक जो पहलू होते हैं उन पर अधिक ध्यान जो है केंद्रित करता है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्तमान युग में कथक नृत्य के 3 घराने प्रसिद्ध हैं। पहला घराना है लखनऊ घराना, ठीक है। इसके प्रमुख जो कलाकार हैं वह श्री बिंदादीन महाराज हैं, कालिका प्रसाद हैं, श्री अच्छन महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, शंभू महाराज हैं। ये लोग इस घराने के जो है प्रसिद्ध जो है कलाकार हैं जो कथक नृत्य करते हैं, ठीक। और एक है जयपुर घराना। जयपुर घराना जो है कथक नृत्य की राजस्थानी परंपरा को जो है वो लिखित करता है, मतलब जो जयपुर घराना है वो राजस्थानी परंपरा के हिसाब से कथक नृत्य करता है। तीसरा है बनारस घराना। यह जानकी प्रसाद घराना के नाम से भी प्रसिद्ध है। जानकी प्रसाद वाराणसी के रहने वाले थे। यूपी संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना 13 नवंबर 1963 को हुई थी। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, सभी जानते होंगे। वर्तमान में बिरजू महाराज इसके महान व्याख्याता रहे हैं, ठीक है। बिरजू महाराज इसके महान व्याख्याता रहे हैं, ये इसकी व्याख्या थी। तो इसमें लगभग सभी जो है फैक्ट जितने हैं सभी इम्पोर्टेंट है, तो इस वजह से आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। 24वां प्रश्न है, हिंदू कथा के अनुसार रामायण महाकाव्य के दिव्य राजा राम ने खालिस्तान की राजधानी अयोध्या में शासन किया था, ठीक है। जो अयोध्या थी वो किसकी राजधानी है, यह सीधे सीधे आपको इसमें बताना है। ऑप्शन ए है हस्तिनापुर, ऑप्शन बी है कुरु, ऑप्शन सी है कलिंग, ऑप्शन डी है कौशल। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी कौशल, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक बार आपसे फिर से अनुरोध है, अगर वीडियो अभी तक आपको अच्छी लग रही है और वीडियो में आप बने हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो कृपया करके इसे जो है लाइक कर दें, ठीक। और अपने दोस्तों का तक हो सके तो सब्सक्राइब भी शेयर भी ज़रूर कर दें। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो कौशल है वह प्राचीन भारत के जो 16 महाजनपद थे उनमें से एक है, ठीक है। इसकी पहली राजधानी जो थी साकेत थी, ठीक, जिसे वर्तमान में अयोध्या कहा जाता है। और इसकी दूसरी राजधानी जो है श्रावस्ती थी। अर्थात जो कौशल नगर था उसकी जो है पहली राजधानी साकेत थी, दूसरी श्रावस्ती हुई थी, और साकेत को ही वर्तमान में अयोध्या के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कौशल महाजनपद में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले, गोंडा जिले और बहराइच, वर्तमान में ये जो 3 जिले हैं ये कौशल महाजनपद के अंतर्गत आते थे। 25वां प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता था? ऑप्शन ए है सीवी रमन, ऑप्शन बी है अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी है कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन डी है हरगोविंद खुराना। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी अमर्त्य सेन। इन्होंने जो है सबसे पहले भारत के मतलब नोबेल का अर्थशास्त्र जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता था, ठीक है। तो अब देखिए इसकी व्याख्या है। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं, ठीक है। सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है 1913 में नोबेल पुरस्कार जीता था। स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल फाउंडेशन द्वारा जो है 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है। देखिए नोबेल पुरस्कारों पे हमने जो है 2 वीडियो बनाई है, एक करंट से रिलेटेड है और एक इसके इतिहास से रिलेटेड है, ठीक है। अगर आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में जानना है तो आप हमारे जो है वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं, और बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाई गई है, ठीक है। तो देखिए यह जो है नोबेल पुरस्कार वो शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दुनिया भर के जो मतलब प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में बढ़िया काम किया है उसको प्रदान किया जाता है, ठीक है। जो अल्फ्रेड नोबेल थे उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। 26वां प्रश्न है, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? देखिए ये भी करंट का क्वेश्चन है, ठीक। तो करंट में जितने भी पुस्तक हैं उनके राइटरों को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी जो है पूछे जाते हैं। देखिए करंट से रिलेटेड जो है, हाँ करंट से रिलेटेड हम कई प्रश्न इसमें देख चुके हैं, 6-7 प्रश्न अब तक तो हम देख ही चुके होंगे। तो इस करंट पे आप बहुत अच्छा जो है फोकस करके रखिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था अनब्रेकेबल, जो है मैरी कॉम ने लिखा था, ठीक है। 27वां प्रश्न देखते हैं। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय
फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। देखिए जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसके संबंध में भी हमने जो है डिटेल में वीडियो बना दी है, ठीक, उसे भी आप जाके देख सकते हैं। और फिलहाल ये करंट का क्वेश्चन है तो ये रिपीट किया नहीं जाएगा, लेकिन ये 65वां पूछा गया था। जो अब की बार जो 69वां दिया गया है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, उसके बारे में ज़रूर 1-2 क्वेश्चन आएंगे। तो आप जाके जो है हमारी वीडियो के प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं और बहुत ही डिटेल में जो है उसको भी बनाया गया है, ठीक है। 28वां प्रश्न, देखिए 28वां प्रश्न भी करंट का क्वेश्चन है, तो इसे देख लेते हैं पूछा क्या था। देखिए 2018 का आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नार्डस और पालम ए रोमन को प्रदान किया गया था। वे दोनों कहाँ के थे, ठीक है। तो देखिए नोबेल पुरस्कार से एक ही प्रश्न में, ठीक, एक ही शिफ्ट के प्रश्न में नोबेल पुरस्कार से 2 क्या 3 प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक। तो आप नोबेल पुरस्कार को आप जाके बढ़िया देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक होने वाला है। 29वां प्रश्न है, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी अधिनियम क्या है। मतलब इसमें पूछा गया है कि जो आपको कॉल करके नहीं सब पूछते हैं कि आपका जो है बैंक खाता क्या है, पासवर्ड बता दीजिए, ये सब उसे, तो उसे जो है अधिनियम के अंतर्गत उससे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है मेलवेयर, ऑप्शन बी है ट्रोजन, ऑप्शन सी है हैकिंग, ऑप्शन डी है फिशिंग। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है फिशिंग, ठीक। जो ये धोखाधड़ी वाला काम करते हैं उसे जो है फिशिंग अधिनियम के अंतर्गत उन पर कार्रवाई होती है। 30वां प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। देखिए चित्रकूट नाम से ये ना समझिएगा कि चित्रकूट जलप्रपात चित्रकूट में है, ठीक। तो देखिए ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है मेघालय। तो देखिए चित्रकूट जो जलप्रपात है वह आपका जो है छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। आप कुछ देख लेते हैं चित्रकूट जलप्रपात के बारे में। देखिए चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर एक प्राकृतिक जलप्रपात है, ठीक है। तो ये जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो चित्रकूट जलप्रपात है छत्तीसगढ़ में स्थित है, बस्तर जिले के इंद्रावती नदी पर, ठीक, और यह प्राकृतिक जलप्रपात है। तो इतना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 31वां प्रश्न है, वेनेजुएला की राजधानी खाली स्थान है, वेनेजुएला की कौन सी राजधानी है। ऑप्शन ए है निकोसिया, ऑप्शन बी है सैन सेल्वाडोर, ऑप्शन सी है क्विटो, ऑप्शन डी है कराकास। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, वेनेजुएला की राजधानी जो है कराकास है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वेनेजुएला की राजधानी कराकास है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका की उत्तरी छोर पर स्थित है, ठीक। यह दक्षिण वेनेजुएला जो देश है वो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है और दक्षिण अमेरिका की उत्तरी छोर पर स्थित है। निकोसिया जो है साइप्रस गणराज्य की राजधानी है, जो आपका जो इसमें दिया गया है, हाँ निकोसिया, यह साइप्रस गणराज्य की राजधानी है, ठीक। वैसे ही सैन सेल्वाडोर जो है अल सेल्वाडोर की राजधानी है और क्विटो जो है इक्वेडोर की राजधानी है। तो इन्हें भी आप जो है देख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। 32वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है। ऑप्शन ए है यूरेनियम, ऑप्शन बी है रेडियम, ऑप्शन सी है बिस्मिथ, ऑप्शन डी है थोरियम, ठीक है। तो आपको बताना है भारत जो है निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का सबसे बड़ा भंडार भारत में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है थोरियम, ठीक है। भारत में थोरियम का जो भंडार है विश्व में सबसे बड़ा भंडार है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए देश का जो थोरियम भंडार है वह विश्व के भंडार से 25% है। मतलब जो विश्व का भंडार है उस 25% जो भंडार है थोरियम का वो भारत के अंतर्गत है, ठीक है। भारत के जो है केरल राज्य, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान, ठीक, यहाँ जो है मुख्य उत्पादन इसका होता है। मतलब यहाँ मुख्य रूप से थोरियम पाए जाते हैं। थोरियम की खोज जो है 1828 में स्वीडन के जो रसायन वैज्ञानिक हैं जोन्स जैकब बर्जेलियन, ठीक, इन्होंने की थी। इसका उपयोग जो है परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 33वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। ऑप्शन ए है कैपरी, ऑप्शन बी है इबीसा, ऑप्शन सी है तस्मानिया, ऑप्शन डी है रोड्स। तो इस प्रश्न का देखिए सही उत्तर है ऑप्शन सी तस्मानिया। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का जो है एकमात्र द्वीपीय राज्य है। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए है नासिक, ऑप्शन बी है नवसारी, ऑप्शन सी है औरंगाबाद, ऑप्शन डी है निज़ामाबाद। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी नवसारी। सॉरी, इस प्रश्न में ये कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी तट पर स्थित नहीं है।
क्वेश्चन सही से देखिए, कौन सा जो है तट, क्योंकि नवसारी तो गुजरात में है ना, ठीक, तो कौन सा जो शहर है वह गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नवसारी। नवसारी गुजरात में है दोस्तों, ठीक है। आपका नासिक, औरंगाबाद और निजामाबाद, ये तीनों जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित हैं। और वही व्याख्या में इसमें बताया भी गया है, जो नवसारी है वो गुजरात में है, पूर्णा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और बाकी जो है नासिक, औरंगाबाद, निजामाबाद गोदावरी नदी के तट पर स्थित हैं। गोदावरी नदी की कुल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी का उद्गम जो है पश्चिमी घाट की सीमा जो है महाराष्ट्र में जो है इसकी मतलब उद्गम होता है गोदावरी नदी का। गंगा के बाद गोदावरी जो है दूसरी भारत की सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी है। 35वां प्रश्न है, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? अब देखिए दोस्तों, जितने भी राष्ट्रपति बने हैं आप सबको क्रम वाइज देख लीजिएगा। अब इसमें जो है पूछा गया है नीलम संजीव रेड्डी के बाद जो भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे, ठीक। ऑप्शन ए है फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन बी है वराहगिरी वेंकटगिरी, ऑप्शन सी है ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन डी है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, ज्ञानी जैल सिंह। नीलम संजीव रेड्डी के बाद जो है ज्ञानी जैल सिंह जो है राष्ट्रपति बने थे। इसी तरीके से दोस्तों आप उपराष्ट्रपति के बारे में भी देख लीजिएगा, क्योंकि अगर इसमें राष्ट्रपति पूछा है तो हो सकता है आपकी बार वाले में उपराष्ट्रपति पूछ ले, ठीक, तो इसे भी आप देख लीजिएगा। देखिए ज्ञानी जैल सिंह, इनका मूल नाम जो था जरनैल सिंह था, ठीक है। एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और भारत की उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति ये 1882 से लेकर 1887 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। 36वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और पूरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताना है। ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है अनिरुद्ध, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन डी है वासुदेव। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिंदुसार, ठीक है। जो चंद्रगुप्त का पुत्र था बिंदुसार, इसने जो है 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक भारत पे शासन किया था। और बिंदुसार का जो पुत्र था वो अशोक था, ठीक। थोड़ी सी इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं जल्दी से। तो ये तो बता दिए थे, जो बिंदुसार जो है मौर्य साम्राज्य का जो है दूसरा सम्राट था और ये 297 ईसा पूर्व तक सिंहासन पर बैठा रहा, ठीक है। वहीं मौर्य वंश का जो संस्थापक था वह चंद्रगुप्त था। 37वां प्रश्न है, खालिस्तान की महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक को मेखला चादर कहा जाता है। कहाँ की महिलाओं को जो है पहनी जाने वाली जो है पारंपरिक पोशाक को मेखला चादर कहा जाता है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है असम। तो इस प्रश्न का देखिए सही उत्तर असम, ठीक है। असम की महिलाओं द्वारा जो पहना जाता है पोशाक, ठीक, उसे मेखला चादर कहा जाता है। ये उसकी व्याख्या है। 38वां प्रश्न है, जो कि जो है लास्ट प्रश्न है, क्योंकि 38 प्रश्न ही पूछे गए थे जीएस में, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है अमर सोनार बांग्ला जो लिखा था वह बांग्लादेश के लिए लिखा, मतलब बांग्लादेश उसका जो है बांग्लादेश का वो राष्ट्रीय गान बन गया है, ठीक है। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान को लिखा था। यह गीत जो है 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस दौरान लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये गान था अमर सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बन गया फिर आगे चल के जब बांग्लादेश नया राष्ट्र बना तब। 1913 में जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था इनको जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को, इनकी कृति गीतांजलि के लिए, ठीक। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले जो है प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। धन्यवाद।